स्वागत है आप सभी का इंटरव्यू की इस श्रृंखला में। आज एक विशेष कहानी लेकर हम आए हैं, क्योंकि अब तक हम लोगों ने जितने किस्से सुने, मैं इनको किस्सा कहता हूं और मैं बार बार शुरुआत में ही कह देता हूं कि इंटरव्यू का उद्देश्य बिल्कुल ये नहीं होता है कि मास्टर साहब ने कोई सिलेक्शन करा दिया और उसके बाद आप आइए हमारा बैच ले लीजिए। नहीं साहब, बिल्कुल इसके लिए तो कतई ना कभी किया ना करेंगे। आपको अलग अलग अनुभव, आपको अलग अलग कहानियाँ मिलती हैं, तो जो आने वाले लोग हैं उनको एक रास्ता दिखता है। ये इंटरव्यू की श्रृंखला उसी लिए चल रही है। जो हमसे प्रेम करते हैं वो हमारी प्रेम की डोर में खींचे चले आते हैं और वो कहते हैं कि आइए सर जी आपसे मिल लें, तो इस मिलने के साथ ये बतकही हम कर लेते हैं। तो अब तक हमने जितने किस्से सुनाए आपने देखा होगा, सबने बड़े संघर्ष परीक्षाओं के मामले में। जीवन में संघर्ष तो किसके नहीं होते, लेकिन परीक्षाओं के मामले में दूसरा अटेम्प्ट, चौथा अटेम्प्ट, छठा अटेम्प्ट, तो कुछ लोगों के मन में आता हो क्या पहला अटेम्प्ट दें और सेलेक्ट हो सकते हैं क्या। आज हमारे पास वो कहानी है जिसने पहले अटेम्प्ट में अपने सफलता पाई है। आज हमारे साथ हैं आज़ाद सिंह, और एक शेर कहकर अपनी बात शुरू करूंगा कि दुष्यंत साहब कहते हैं कि कौन कहता है सुराख आसमान में नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो ये बिहार में टीचर हैं, किस्सा इनसे सुनेंगे कैसे टीचर बने, और इनको मालूम ही नहीं था कि आरओ नाम की कोई परीक्षा होती है, और इन्होंने फॉर्म भरा और आज ये हमारे संग बैठे हैं। मैं चाहता हूँ आज़ाद स्वयं अपना परिचय दें, उसके बाद हम बातचीत आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम आज़ाद सिंह है और मैं सुल्तानपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। और जो वर्तमान में मैं बिहार में एज ए बीपीएससी शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। और सर के आशीर्वाद से मेरा जो है अभी समीक्षा अधिकारी 2023 के एग्ज़ाम में 176वां रैंक और समीक्षा अधिकारी पद पे चयन हुआ है, सचिवालय मिल गया है। आप अपनी शुरुआती पढ़ाई के बारे में बताएं, 12वीं कहाँ से की और क्या क्या। शुरुआत में सर मेरे पढ़ाई में मेरा जो योगदान रहा है मेरी माता जी का रहा है। उन्होंने मतलब मेरे घर पे, मेरा जो सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट है उस टाइम उतने संसाधन नहीं थे वहाँ पे। तो संसाधन का सेंस ये है कि विद्यालय नहीं थे, कोचिंग्स नहीं थे। तो मेरी मम्मी मेरे मामा के यहाँ भेजती मुझे पढ़ने के लिए, और मेरे मामा जी का बहुत बड़ा रोल रहा है सर मुझे पढ़ाने में, हर चीज़ करने में। और जो भी संस्कार है मेरे अंदर, जो कुछ सीखा है उनसे, सब कुछ उन्हीं का देना है। मतलब वो मेरे प्रथम गुरु रहे हैं सर। हाँ, मेरे जीवन की जो भी शिक्षा हुई है उन्हीं से स्टार्ट हुई है। इंटर आपने वहीं से किया? हाँ, वहीं से मेरी जो है प्रारंभिक शिक्षा लेके, जैसे जूनियर हाई स्कूल, इंटर सब कुछ वहीं से हुआ है। जौनपुर में डोभी क्षेत्र है, वहाँ से। अच्छा, कौन सा इंटर कॉलेज? एक सिगड़ी सराय इंटर कॉलेज करके, कर्रा कॉलेज करके, वहाँ बड़ा फेमस है लोकल में, डोभी में बहुत फेमस है वो। तो वहाँ से सरकारी विद्यालय है सर। भाई उस सरकारी विद्यालय के लोगों के लिए भी आनंद का दिन है। सरकारी विद्यालय है, वहाँ की फीस बहुत ही कम, मतलब एकदम लोअर, 35 वाली फीस थी महीने वाली थी, वही उसी फीस से, और बहुत अच्छी विद्यालय रहा उसका जी। ये आजकल के कॉन्वेंट में पढ़ा के 8,000 10,000 महीना फीस देने वालों को मालूम होना चाहिए कि 35-40 रुपया फीस देके सरकारी स्कूल में पढ़ के भी समीक्षा अधिकारी और इतनी प्रदेश की प्रतिष्ठित नौकरी पाई जा सकती है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमने 10,000 रुपया महीना ही दिया हो। ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया? और आपने बताया अभी कि आप बिहार में टीचर हैं, तो ग्रेजुएशन करने से लेकर बिहार टीचर बनने तक की यात्रा भी छोटी सी। ग्रेजुएशन सर मेरा सुल्तानपुर ज़िले में हुआ था, और एक है मेरे लोकल में ही सोलंबुआ में एक कॉलेज है लालजी करके, लालजी सिंह महाविद्यालय, वहाँ से मेरा ग्रेजुएशन हुआ। उसके बाद फिर मैंने बीएड अप्लाई किया वीर बहादुर सिंह यूनिवर्सिटी से, वहाँ से मेरा बीएड हुआ। उसके बाद फिर वही सीटेट टेट ये सब हुआ उसी रूट में अपना चलते फिर उस टाइम बहुत सारी मतलब लड़ाइयाँ चल रही थी। यूपीएसआई का जो फाइनल रिजल्ट हुआ उसमें नहीं हो पाया, रनिंग हुआ, फिर फाइनल रिजल्ट नहीं हो पाया। उसके बाद फिर रेलवेज़ के कई एग्ज़ाम दिए थे, वो फाइनल मेरिट में नहीं हो पा रहा था उसमें। उसके बाद फिर बाद में जाके बीपीएससी का आया था TRE 3 एग्ज़ाम, और उसमें जूनियर हाई स्कूल में मेरा शिक्षक पद पे चयन हुआ। इस किस्से को सुनते सुनते आप ये बता दें, मैंने शुरू में कहा था ना कि आरओ में ये पहली बार फार्म के बारे में पता नहीं था, वो भरा, सेलेक्ट हो गए। लेकिन ज़िंदगी में संघर्ष किसी कम नहीं होते, वो तो सदैव रहेंगे। उतनी रगड़ घिसन नहीं होगी तो आदमी चमकेगा कैसे, वो तो स्वाभाविक है। लेकिन आरओ के मामले में कि पहली बार फॉर्म भर के और अपने आप को सीधे सीधे, जैसे इन्होंने दरोगा या और कोई परीक्षा दी और स्वयं को कन्वर्ट करके और यहाँ इस सफलता के मकाम पर आए, ये स्तुत्य है। तो कैसी बिहार वाली नौकरी, टीचिंग चल रही है? बिहार का एक्सपीरियंस तो ठीक ही है,
और 2 साल में बहुत कुछ सीखा वहाँ पे मैंने। और अभी जैसे एक्सपीरियंस तो बहुत हुए, लेकिन फिर वो है ना, उत्तर प्रदेश आना था आना था, उत्तर प्रदेश आना था। बाकी वहाँ से बहुत कुछ लेके आ रहा हूँ एसआईआर में बहुत ड्यूटी किया, वहाँ से बहुत एक्सपीरियंस हुआ। और बहुत सारे चुनाव में बहुत हम लोग लेके लेके जाके जब चुनाव होता था सब ले लेके बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए सर। अब यहाँ पे लेकिन सपना यही था कि लखनऊ में आ जाए कैसे भी करके लखनऊ में आ जाए। लखनऊ लखनऊ आने का सपना था। और उसके बाद धीरे धीरे सफ़र शुरू हुआ, उसके बाद फिर आज आपकी आशीर्वाद से। तो एक एक सवाल कि जब आप बिहार में टीचिंग कर रहे थे, असल में हमारे पास तमाम बिहार टीचर्स के कॉल आते हैं कि सर हम बिहार में हैं, और मतलब आप समझिए कि सबका तो नहीं कहता, लेकिन मुझसे जितनों की बात हुई है तो जैसे जेल में कोई कैदी होता है उसका घर याद आता है उसको, वैसे ही बिहार में रहने वालों को मन करता है कि रोज़गार एक बड़ी दिक्कत है, कहीं भी मिल जाए तो छोड़ा तो नहीं जाता। तो बिहार में जो छात्र सेलेक्ट हो जाते हैं और जो हैं उनके हृदय में, जो अन्य राज्यों के हैं उनके हृदय में भाव रहता है कि अपने देश परदेश देश चला जाए। तो वो जो देश जाने की कसक है, जब आप देश की ज़मीन से बाहर जाते हैं तभी आपको लगता है कि कितनी शिद्दत होती है अपने घर में जो आपको पुकारती है। तो नौकरी के दरमियान तो आपके खूब खट्टे मीठे अनुभव रहे होंगे नौकरी करते हुए। क्यों, अच्छा एक एक बात और कहना है, बहुत सारे लोग जो प्राइवेट नौकरी कर रहे होते हैं या सरकारी नौकरी कर रहे होते हैं और उनको लगता है कि नहीं नहीं जी, उनका उद्देश्य कुछ और है, और वो कहते हैं कि हम नौकरी छोड़ के से तैयारी करेंगे। मैं आज कह रहा हूँ, ज़िंदगी भर याद रखिएगा, जीवन में किसी क्रम को छोड़कर कुछ पाना बड़ा कठिन होता है। क्योंकि जब आप नौकरी छोड़ते हैं तो ये हाई स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है कि इसकी डेट डिसाइडेड है, इतने दिन पढ़ेंगे, इतने दिन बाद परीक्षा पास कर लेंगे। आपको एमए बीए नहीं करना है। आप 2023 का पर्चा जो इन्होंने फार्म भरा है वो 2026 में सेलेक्ट हुए हैं। अगर ये नौकरी छोड़ करके सोच लेते हैं, या कोई और जो आदमी नौकरी छोड़ के सोचता है, उसके जीवन की क्या दुर्दशा होती है, ये मैं कभी भी आप डिसीजन लीजिए, आप तक ये इंटरव्यू पहुंच रहा हो, कभी भी ये डिसीजन मत लीजिए। जीवन में अपने उस जो ज़िंदगी आपको मिली है उसके साथ एडजस्टमेंट बढ़ाइए, क्योंकि ये पढ़ाई आपसे इतना चाहती है कि 3 से 4 घंटे यदि आप प्रतिदिन निकाल ले जाएं अपने आप को दृढ़ विश्वासी बना करके, तो आप मार ले जाएंगे मैदान। हम इनसे स्ट्रेटजीज भी पूछेंगे। तो बिहार में नौकरी करते हुए और टीचर बने हुए, इन सारी आपाधापियों, मुश्किलों और एसआईआर में ड्यूटी करते हुए, चुनाव में ड्यूटी करते हुए, ये समीक्षा अधिकारी, ये लखनऊ तो बुलाता था, आपने दरोगा भी भरा, लेकिन ये आरओ बनना है, ये ख्याल कहाँ से पैदा हुआ, वो ज़रूर बताएं। बिहार में टीचर बनने से पहले सर, ये विज्ञापन 2023 का है, अक्टूबर 2023 का। उस टाइम मुझे सच में पता नहीं था कि समीक्षा अधिकारी क्या होता है। आरओ बोलते हैं, आरओ का भर दो, आरओ का भर दो, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कहाँ आरओ होता है, क्या होता है, किस डिपार्टमेंट में काम करता है, कुछ नहीं पता था ईमानदारी से। उसके बाद और इन सब में जो तैयारी में बहुत बड़ी भूमिका रही है, मैं बताया हूँ, मेरे भैया रहे हैं, मेरे मित्र हैं, मिथिलेश सिंह नाम है, भदोही से हैं, उनका बड़ा योगदान रहा है सब कुछ में। और उनका ये था कि वो पढ़ते थे, वो 2021 में उनका फाइनल रिजल्ट नहीं हो पाया था। तो आपकी टीचिंग के पहले का ये? हाँ, उसके बाद फिर अक्टूबर में फॉर्म आया, 11 फरवरी को पेपर था 2024 में। तब उनके साथ साथ मैं उस टाइम बीपीएससी का एक टीआरई 2 दे चुका था, बीपीएससी बिहार का। फिर उसमें जब बचा रिजल्ट, उसमें नहीं हुआ था, पहले टीआरई 2 में दिया था, उसमें नहीं हुआ था, फिर मेरा टीआरई 3 में सिलेक्शन हुआ है। तो उसमें जब टीआरई 2 में नहीं हुआ था तो बचा था 1.5-2 महीने ही आरओ का। तो वो बोले कि समझाए कि जो है पढ़ो, स्टार्ट करो मेरे साथ, मैं जो पढ़ रहा हूँ देखते जाओ। फिर हम कहे कहाँ कैसे, बड़ी परीक्षा है, प्री है, मेंस है, कहाँ से होगा, कैसे होगा, मुझे ना कोई एक्सपीरियंस है निबंध का, ना कोई आलेखन का, कहाँ से कैसे करेंगे। तो कहें कि पहले प्री तो निकालो। तो उनका बड़ा सहयोग रहा, धीरे धीरे अपने साथ बैठाते लाइब्रेरी में धीरे धीरे फिर उसका वहीं से सफ़र शुरू हुआ, उनके साथ फिर वही हाँ पढ़ना शुरू हुआ। फिर जब मैं बिहार 2025 की स्टार्टिंग में जब गया, तो शुरू में सही भी ईमानदारी से बताएं, अभी तो थोड़ा मन लग रहा है, पहले मन नहीं लगता था, मन लगता नहीं था। फिर भैया से ही फ़ोन पे बातचीत, फिर इलाहाबाद आना जाना हर हफ्ते में। तो बोले कि बस कुछ करना थोड़ी ना है वहाँ से, बस ये एग्ज़ाम क्रैक कर लो, आ जाओगे यूपी जहाँ तुम्हारा जो फेवरेट शहर है लखनऊ, आ जाओगे, अपने से अच्छे से जीना अपना ज़िंदगी। तो उनका हमेशा मोटिवेशन रहता था कि पढ़ो, स्ट्रेटेजी से हर चीज़ से लेके उनका सहयोग रहता था उसमें। जो पेपर कैंसिल हुआ था उसका एक्सपीरियंस बताएं। पेपर कैंसिल हुआ था उस टाइम, तो स्थिति ये थी, शायद जीएस पढ़ लिया था मैंने थोड़ा थोड़ा, और मेरा हिंदी का स्कोर अच्छा नहीं हो रहा था सर। मेरा जीएस तो ठीक ठाक, मतलब वही घटना चक्र पूर्वावलोकन 2 महीने की पढ़ाई में क्या होगा थोड़ा, लेकिन सर यूट्यूब से वीडियो पड़े रहते, मैराथन कुल सब देख दाख के अपना थोड़ा बहुत स्कोर अच्छा कर लिया था। लेकिन हिंदी का कुछ समस्या, हिंदी सर रट नहीं पा रहा था, जीएस तो रट रहा था, हिंदी में कुछ समझ नहीं आ रहा था। रटा, बहुत सारी बुक्स थे, 55+ है, ये 3-5 बहुत रटा, तो कुछ समझ में नहीं आया। मतलब वही जब रटा तो 42 से 43, फिर आ गया 44, यही रेंज रहता था, 46, कोई मतलब कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था। तो
तब तक आपसे नहीं मुलाकात हुई थी मेरी। उसके बाद फिर वही भैया फिर से वो पढ़ते थे, वो कहते थे 11 फरवरी के पहले हमसे कहते थे इनसे पढ़ लो टोपी वाले सर से। तो हम कहे नहीं, हम कहे अब यूट्यूब से क्या होगा, मतलब वीडियो 20 क्वेश्चन से क्या होगा, मेरे दिमाग में यही चलता है 20 क्वेश्चन से क्या होगा, वो भी 1 घंटा लेते हैं हमको ये अच्छा लगता है। ईमानदारी बता रहे हैं सर। उसके बाद फिर एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, तो फिर एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, उसके बाद 1-2 महीने फिर लापरवाही हुई। फिर धीरे धीरे मार्च अप्रैल से हम क्या देख ही लेते हैं सर साहब। फिर हिंदी मेरा सबसे बड़ी समस्या थी। हिंदी में मेरे सही बताएं तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर नहीं थे, जो भी 6 टॉपिक थे जो भी थे वो रटी हुई चीज़ें थी और कॉन्सेप्ट नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो उसके बाद फिर मैंने उठाया वीडियो, पहले दिन बंद कर दिया उठा के। ये रिजेक्शन नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन हमको लगा सर जी बतियाते बहुत हैं। लेकिन सर बता रहे हैं। उसके बाद जो लगाव हुआ ना वो लगाव को मैं बता नहीं सकता। उसके बाद मैं कोई किताब नहीं पढ़ा हूँ, सब कुछ रख दिया जो पढ़ाते थे 20 क्वेश्चन, उसी 20 क्वेश्चन में सब दिखने लगा सर, सब कुछ दिखने लगा। उसके बाद धीरे धीरे देखने लगा। फिर जब वही टेस्ट सीरीज जब मैं पुरानी रखी हुई थी वही सॉल्व करता था, धीरे धीरे जो 42-44 स्कोर आते थे उसे 50 आए, फिर 52 आए। फिर धीरे धीरे एक स्थिति आई कि मैं टेस्ट सीरीज में अच्छा स्कोर कर रहा था, 56, 57, 58, 56, 57, 58। तो फिर तब कॉन्फिडेंस आने लगा था कि अब हो सकता है हो जाए मेरा आरओ में। और फिर ये तो प्रीलिम्स की। अच्छा एक चीज़, चूँकि आपने सामान्य तैयारी तो की, लेकिन उसके बाद जब आप पीसीएस के लिए आए तो जीएस की आपकी जो अपनी पढ़ने की रणनीति थी वो क्या थी? ईमानदारी से बताऊं सर, मैंने अभी कोई अथेंटिक बुक कोई भी नहीं पढ़ी है। मेरा जो तैयारी हुआ है बेस वो भैया जी के गाइडेंस से मैं पूर्वालोकन की घटना चक्र वही मल्टीपल रिवीजन करता था, बार बार रिवीजन करता था और वही पढ़ के। और मेरे अभी मैं कोई अथेंटिक बुक ऐसा कुछ पढ़ा उड़ा नहीं हूँ। बाकी खाली टाइम पे यूट्यूब से बहुत सारे लोग मैराथन लिए रहते हैं तो उसमें हाँ उसमें देख लेता था अच्छा, वीडियोस। तो घटना चक्र के नोट्स कैसे? घटना चक्र मतलब में कुछ बनाया हाँ कि हाँ खाली सर पढ़ा? पूर्वालोकन पढ़ते समय सर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो टेक्निकल रहते हैं, जो ऐसा लगता है कि ये शब्द ऐसा है कि याद नहीं रहेगा पढ़ने के बाद, तो उसको लिखता था। बहुत जो टेक्निकल रहते थे, थोड़ा अलग है, एक क्वेश्चन अलग है, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है, इसको लिख लेते हैं। जो यही स्ट्रेटजी हाँ चलती रही यही है इस तक। हाँ पेज था, बहुत सारे पेज ले लेके बना के उसी में रखता था, उसी घटना चक्र में डाल के वही पढ़ता है उसी में। तो धीरे धीरे करके फिर हिंदी पे जब हिंदी सुधार होने लगा तो उसके बाद लगा कि अब कॉन्फिडेंस आ गया है, अब हो सकता है। जीएस की रणनीति के बारे में देखिए, सबके अपने अनुभव हैं और ये मैं इसीलिए अलग अलग तरीके के अनुभव आप तक जाएं, ये सारे अनुभव कलेक्ट होकर हमारे हो जाते हैं, फिर हम जो बोल रहे होते हैं वो यही अनुभव सबके बोलते हैं, हमारा पढ़ाने का अनुभव बोलता है, फिर आप कोई ऐसा सवाल कर देते हैं तो मुझे याद आ जाता है जी हमारे इतने सालों के अध्यापन में किसी छात्र ने कोई बात कही थी, तो वो आप तक पहुँच जाती है। तो जीएस के लिए एक बात समझिएगा, 1000 जगह 1000 चीज़ों से पढ़ने से अच्छा किसी एक चीज़ को 1000 बार नहीं, मतलब 10 बार तो पढ़ ही लिया जाए। अगर आप इतना घिसट ले गए तो फिर बात बन जाएगी। और इन्होंने घटना चक्र के साथ ये किया, हमने सच में पूछा और ये एकदम सच बात बता रहे हैं, इन्होंने कोई ऑथेंटिक किताब नहीं पढ़ी। मैंने गुरु जी सच कहते हैं ऑथेंटिक नहीं पढ़ी, सिर्फ हमने घटना चक्र से पकड़ा और उसी से रिवीजन बनाया। हाँ, उनको पढ़ने के लिए, कोई थ्योरी समझने के लिए इन्होंने जो नोट्स बनाए वो फिर चीज़ें पढ़ी, लेकिन वो शुरुआत नहीं की। तो आप भी कहीं से, और इसका मतलब इन्हें घटना चक्र सिलेक्शन लगाया। हाँ, ये तरीका है, किसी का कोई किताबों से घटना वो प्रीवियस ईयर पेपर में आता है और कोई प्रीवियस ईयर पेपर से किताबों में जाता है, दोनों बातें होती हैं। तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है कि आप किसी एक चीज़ को पकड़ें, पहले उसको खा लें, पी लें, हजम कर लें, उसके बाद आगे बढ़िए तो नई चीज़ें जुड़ती चली जाएंगी। तो ये बताइए, निबंध उबंध लिख लेते थे आप? बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस उसका रहा है। निबंध की कहानी ये थी कि टॉपिक दे देता, हम कहे यार 6-7 पेज लिखना होता है, ये कहाँ है कैसे होगा 6-7 पेज। तो धीरे धीरे वीडियोज़ उसके में भी एक बैच ले रखा था आपका। तो हाँ, तो उसमें आप पहले वीडियो में बताए थे ना, कुछ लिखो, अपने बारे में लिखो, अपना नाम, अपना पता, अपने बारे में जो जो कांड किए वो सब लिखो। तो धीरे धीरे वो कांड वाले पन्ना कोई पढ़ा तो नहीं? तो धीरे धीरे वहीं से शुरुआत हुई। उसके बाद फिर वो जो भी था धीरे धीरे अपने बारे में लिखा। पहले दिन सर कलम नहीं चल रही थी, सच बता रहा हूँ, कोई अपने बारे में मुझे ऐसा लगा कि नहीं चल रही। फिर धीरे धीरे आप कुछ मैटर देते थे, उसके बाद मैटर था, फिर और भी कुछ मटेरियल ढूंढ के पहले पढ़ता था निबंध है क्या चीज़, पूरा डिटेल देखते धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते अपना उसी में रमे रहे, भागे नहीं छोड़ के। हाँ, तो उसकी धीरे धीरे एक समय आया कि धीरे धीरे अब चलने लगी है पेन। फिर एग्ज़ाम में अच्छा लिखने मजा अब मज़ा आने लगा है। अब लगता है कि निबंध लिख रहा हूँ।
यही बात मैं क्लास में भी बताऊंगा, यही बात यहाँ बता रहा हूँ कि जब तक आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आपने, आपको जिस दिन आ जाएगा उस दिन पता ही नहीं चलेगा कि निबंध लिखना कब आ गया। ये प्रोसेस लेकिन शुरू कैसे करना पड़ेगा, कलम चलानी पड़ेगी। मैंने कहा कि इस दिमाग का इस कलम से संबंध जुड़ जाए, आपकी खोपड़ी के ख्याल आपका कलम से उतारने लगे, बस ये पैदा करना होता है। और उसके लिए घिसना पड़ेगा। हम आपको मटेरियल दे सकते हैं, हम आपको और सारी चीज़ें दे सकते हैं, हम आपको ये राय दे सकते हैं, करेंगे तो आप ही ना। हाँ, ये थोड़े ना कि अमरनाथ घोल के गोली पिला देंगे और कि कोई पीडीएफ बढ़िया छाप के दे देंगे जिसका आप रट्टा मार के चले जाएंगे, वो नहीं देंगे। चलिए, तो निबंध आपने बेहतर किया और ये आपने मूल मंत्र दिया कि घिसट घिसट करके करते करते आ ही जाएगी बात। और बाकी आलेखन के बारे में भी पत्रादि सब सर वही हम लोग दधीची की परंपरा के घिसते 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 आलेखन भी वही घिसते घिसते घिसते। चलिए, बढ़िया है। तो देखिए, कुल मूल मंत्र यही है कि अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्यम च गृह्यते। हाँ, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरियावत जाते सिल पर परत निशान। तो सिल पर निशान पड़ सकता है अगर आप ये चाहें, और बस मेहनत। और एक बस ये आप समझिए कि आज मैं बार बार कहता हूँ कि एक ज़माना था जब लोगों के पास सूचनाएं, जानकारियाँ और पुस्तकें नहीं हुआ करती थी। आज जानकारियों का आतंक है। इतनी जानकारी है कि सही जानकारी और सही जगह अटक जाना ये बहुत ज़रूरी होता है। तो आप अपने जीवन में सही खोजिए और उस सही के पास अटक जाइए, तो ही जीवन का आनंद है, वरना तो दुविधा बाधा है। अच्छा, आप तनिक बहुत तो हिंदी आत्मा में होगी ही, कुछ कविता कहानी वहानी। हाँ सर, मुझे रामधारी सिंह दिनकर की एक पंक्ति बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, तो हम इसलिए पूछ लेते हैं कि अब इतनी शायरी सुनाते सुनाते हमारे पास हो गई कम। हाँ, बहुत हम ढूंढ डाले हैं तो गड़बड़ा ही जाता है, हमें लगता है कहीं कम है। तो एक शायरी तो हम सुनाएंगे, पता नहीं किसी इंटरव्यू में कह भी दी हो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस बेहतरीन मोटिवेशन से कि आर का आर भी ना मालूम हो, और कोई मित्र, कोई अच्छा मित्र जीवन का अभिन्न आपको ये सलाह दे के आप तैयारी करिए और आप उसके साथ घिसते 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 आगे बढ़ जाएं। तो और उसके बाद सिलेक्शन लेकर के आप यहाँ ये इतनी मोहब्बत वाली बतकही करें, रैंक 176 ले आवें, ये बड़ी बात है। तो मैं चाहता हूँ कि आज किसी एक शायरी पर या किसी कविता पर जो आपको बड़ी प्रिय है, आज के इस नोट का समापन किया जाए। तो मैं माइक आज़ाद को देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये कोई बेहतर सी पंक्ति जो आपको लगता है कि छात्रों को भी संदेश जाए और आपके भी जीवन की जो मोटिवेटेड लाइन रही हो उस। मुझे रामधारी सिंह दिनकर जी बहुत प्रिय लगते हैं, राष्ट्रकवि जो हैं। उनकी एक कविता है, वही दिमाग में हमेशा मेरी गुजती रहती है कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित तिरस्कर्ता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। क्या, जिसने न कभी आराम किया, और ये इनका मूल मंत्र है। ये तो बहुत ढंग से बताया कि सर एक प्रवृत्ति होती है खाली मेहनत करने वाली, दुनिया उसको कुछ भी कह ले, ये कह रहे हैं कि हम उसको गधा प्रवृत्ति कहते हैं। हाँ, गधा प्रवृत्ति होती है कि वो काम 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 काम, घिसे रहोगे तो पहुँच। आप समझिए, ज़िंदगी में कुछ ना अपना पाओ तो यही गधा प्रवृत्ति अपना लो कि काम करना है, जो तुम्हारे हाथ का है बस उसको रगड़ देना, घिस देना, काम में लगे रहोगे तो सब तरीके होते हैं। दुनिया में बहुत तरीके हैं, वो ना समंदर तक जाना है तो किसी नदी में नाव डाल लोगे पहुंच ही जाओगे। लेकिन एक बात जो मैंने सारे इंटरव्यू में कही है, हर आदमी का अपना एक मूव होता है। डोंट कॉपी समवन, सबसे अनुभव इकट्ठा कीजिए। ये इनका अपना तरीका था, इन्होंने वहाँ से शुरू किया, ईश्वर ने साथ दिया, कुछ नियति भी निर्धारित होती। और आज यहाँ ऐसे ही आपका भी अपना तरीका। आपने एक संघर्ष की कथा वीरेंद्र जी की देखी, क्या एकदम एकदम मैं मंत्रमुग्ध था, मेरे रोए खड़े थे उनसे बात करते समय, तो वो भी एक कहानी हो सकती है। तो आप किसी की ज़िंदगी को कॉपी नहीं कर सकते, आपको जो मिला है उसको जिए, बेहतरीन जिए और अपनी ओर से पूरी मेहनत करिए, सफल होइए। तो क्या कहते हैं, फ़हीम जोगापुरी साहब का एक शेर है, उसको पढ़ करके हम भी आज अपनी बात को विराम देंगे। और विराम देने से पहले ये कहेंगे कि खोज लें, याद नहीं रहता है, बहुत शेर हो गए हैं आजकल। इनके लिए वो एकदम सटीक बैठता है। शेर पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक बात कहेंगे। सर्वप्रथम आपको, अब आप लखनऊ निवासी हो जाएंगे, हम भी लखनऊ निवासी हैं, तो हमारे शहर का होने के लिए सबसे पहले आपका स्वागत है। लखनऊ लोग एक दूसरे को बहुत अच्छा, हम बहराइचियों हैं। हाँ, आप 20 बरस हो गए तो हाँ हाँ, आप लखनऊआ भी हो गए, तो आपको लखनऊ में नई जड़े जमाने। हाँ, यहाँ बढ़िया आप कलमियाम बन के तैयार होंगे, ये शुभकामनाएं। और बाकी आप सचिवालय में काम करेंगे। बस एक ज़रूर बात कहेंगे कि जीवन में जब भी आगे काम करिएगा, अब आगे कोई कभी दुविधा आवे, ये परीक्षा तो आपने पास कर ली, जीवन में कोई परीक्षा ऐसी लगे जहाँ क्या करें क्या न करें का निर्णय आए, तो बस यही कहना कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना,
आगे बढ़ना वही सबसे बेहतर है। और आपको आपके भावी जीवन की शुभकामनाएं। ब्याह भी इनका नहीं हुआ है, भोलेनाथ जल्दी ब्याह करावें और हमको भी बारात रात पहुंचने का सौभाग्य दे। कोई जने रिश्ता उस्ता ना भेजो, हो सके तो इनके घर वाले कहूँ ढूंढ के रखे हुए, हो सके तो नहीं कहूँ ढूंढे हुए। तो फ़हीम जोगापुरी साहब के इस शेर के साथ, और इनको खूब खूब यशस्वी हुई हो, खूब शुभकामनाएं, भगवान खूब आनंदित दे, जीवन में खूब खुशियाँ दे, यही शुभकामना देते हुए फ़हीम साहब के शेर के साथ समापन करूँगा कि वाकिफ़ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वाकिफ़ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वे और थे जो हार गए आसमान से। तो नौकरियों की उलझनों को पार करते हुए, एसआईआर की वो इंटेंस ड्यूटी करते हुए, चुनाव की यात्राओं को कवर करते हुए और उस उलझन से बाहर निकलकर लखनऊ में एक बेहतरीन मुकाम पाया, सचिवालय में एक बेहतरीन प्रतिष्ठित नौकरी पाई। इसके लिए पुनश्च खूब 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 शुभकामनाएं। करते हैं आज के इस एपिसोड को यहीं ख़त्म, मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।